न हम भूले हैं न हम भूलेंगे। चाहे वहाँ तुम जितना भी बड़ा भव्य मंदिर बना लो, इंशाअल्लाह एक दिन वहाँ से कलिमा हक अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजेगी। वक्त में आएगा जब सरकार आएगी तो मनमानी कर रहा हूँ ना तुम लोग। अगर सरकार आए ना फिर भी हीरा फिर क्या होगा? ये वक्त बता देंगे। ये तो हम ही ना रहने के, आप ही ना रहोगे। संभल ठीक है, संभल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। योगी आदित्यनाथ का आना सिर्फ विकास के लिए आना नहीं है। योगी आदित्यनाथ का आना हिंदुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यूपी में काबा वो तो सब जन जानी, लेकिन यूपी में का था वो भी तो जाने के चाहिए। तो चला दिखाई तोरा लोगन के नज़ारा कि यूपी में अखिलेश मुलायम के दौर में काका होवत रहल बा। 30 अक्टूबर 1990 कार सेवकों पर अंधाधुंध फायरिंग, छाती पर लात रखकर सर में मारी थी 7-7 गोलियां, सरयू हुई लाल। मुलायम ने कहा बहुत ही बढ़िया, यूपी में ये था। 2 अक्टूबर 1994 रामपुर तिराहा गोलीकांड, उत्तराखंड राज्य की मांग को जाते लोगों पर पुलिस ने चलवाई थी गोलियां, 6 की हत्या, महिलाओं के साथ रेप और मोलेस्टेशन। यूपी में योगी से पहले ये था। जनवरी 2004 में मुख्तार अंसारी के घर से मशीन गन बरामद करके पोटा लगाया, मुलायम ने उसी पुलिसकर्मी पर केस बनाकर जेल भेजा। मई 2004 में कन्नौज में अखिलेश यादव को बूथ लूटने से रोकने पर भाजपा कार्यकर्ता नीरज मिश्रा गायब हुए और अगले दिन उनकी सरकटी लाश मिली। यूपी में यह था। अक्टूबर 2005 मऊ के दंगे, भाजपा विधायक कृष्णानंद राय को उनके 6 साथियों सहित सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी में ये नॉर्मल था। मार्च 2006 लखनऊ में हाजी याकूब भड़काऊ भाषण देकर दंगे भड़काता है। अमीनाबाद, कैसरगंज, लातूश रोड से नमाज के बाद दंगाई सड़कों पर उतरकर दर्जनों को घायल करते हैं, 4 की हत्या होती है। आजमगढ़ में 2007 में वंदे मातरम गाने के कारण एबीवीपी कार्यकर्ता अजित राय की प्रिंसिपल के सामने हत्या कर दी जाती है। जनवरी 2007 गोरखपुर से हिंदू की बारात मुसलमानों ने रोक दी, हिंदू को मारकर घायल किया गया। उसके बाद दंगे भड़के 5 लोग मरे, योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार किया गया था। 2014 और 15 में रेप को लेकर मुलायम सिंह कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, 4 लोग बलात्कार कर ही नहीं सकते। यूपी में यह स्टेटमेंट आता था। जून 2016 मथुरा के जवाहर पार्क की 280 एकड़ जमीन, सरकारी जमीन पर सपा समर्थित राम वृक्ष यादव का कब्जा था। पुलिस पर यादव की प्राइवेट सेना ने गोलियां चलाई, 1 एसपी समेत 3 पुलिसकर्मी और 24 लोगों की मृत्यु। मई 2014 बदायूं रेप कांड, 2 बच्चियों का सामूहिक बलात्कार होता है, 4 आरोपित यादव जाति के। 2013 में एसडीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को अवैध खनन करने वालों को पकड़ने पर निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि सारे आरोपित सपा के मंत्री के करीबी थे। जून 2015 शाहजहांपुर के पत्रकार जगेंद्र को सपा मंत्री राममूर्ति वर्मा के शाह पर पुलिस ने कथित तौर पर जीवित जला दिया। 2016 बुलंदशहर गैंग रेप, 12 लोगों ने कार से जा रही मां बेटी को नेशनल हाईवे से उठाया और सामूहिक बलात्कार किया। अखिलेश के पूरे समय में वो कभी पकड़े नहीं गए। 2015 बुंदेलखंड किसान त्रासदी, अनगिनत किसानों ने आत्महत्या की, हृदयाघात से मरे क्योंकि फसल खराब होने पर अखिलेश सरकार ने कोई सहायता नहीं दी। मरने के बाद 23 रुपये के चेक काटे गए। 2015 में अखिलेश ने 86 डीएम नियुक्त किए, जिसमें 56 यादव थे। 2014 में 60% पुलिस स्टेशन में अधिकारी यादव हुआ करते थे। जून 2016 देवबंद से 40 हिंदू परिवारों का मुसलमानों से प्रताड़ित होने के कारण पलायन होता है। उसी प्रकार कैराना में मुस्लिमों का आतंक इतना ज्यादा था कि 346 हिंदू परिवारों को भागना पड़ा घर छोड़कर। 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों में 43 से अधिक लोग मरे। उस साल यूपी में 823 दंगे हुए। अगले साल 2014 में 644, 2015 में 751 दंगे हुए। 2014 में 3467 बलात्कार, अगले साल 9075। 2016 में दलितों पर 10,400 से अधिक अपराध हुए। पूरे देश का 25% सिर्फ अखिलेश के यूपी से। अखिलेश के 4 सालों में पुलिस के ऊपर 1044 हमले किए गए थे, जो बताता है कि अपराधियों के हौसले कितने बड़े हुए थे। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विकास दुबे के सामने प्रशासन चित्त होता था। जीतने पर दलितों की बस्तियों में आग लगाई जाती थी, पुलिस थानों को फूंक दिया जाता था। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, आगे और भी चर्चा होगी। दोस्तों, ये तो सिर्फ वो मुद्दे थे जो हाईलाइट हुए थे। बाकी जो जंगल राज वहां पर चल रहा था, ये उत्तर प्रदेश के लोगों को पता है।
कि किस तरह से लगातार एक के बाद एक हम लोग हर दिन इस तरह की घटनाओं को सुनते रहते थे। यादवों के अगेंस्ट रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी, लोगों को भगा दिया जाता था। ऐसे मामले आपने हमने सुने हैं कि अखिलेश यादव के राज में पुलिस थानों पे, चूंकि मैंने बताया आपको एक डेटा दिया कि 60% पुलिस थानों में सिर्फ और सिर्फ यादव ही अधिकारी हुआ करते थे। लखनऊ में अधिकतर थानों में यादव ही अधिकारी थे, वही इंचार्ज हुआ करते थे। और अगर आपके ऊपर यादव समुदाय के लोगों ने कुछ किया है, जो कि उस समय बहुत करते थे, तो उन लोगों को ही भगा दिया जाता था। चाहे आप दलित समुदाय से आते हैं या अपर कास्ट सवर्णों से आते हैं। और झूठ मूठ का बाकी लोगों के ऊपर यादव लोग जब एक क्राइम रिपोर्ट करते थे तो वो सारा का सारा दर्ज हो जाया करता था। और ये कोई हवाई बात नहीं, ये सारा का सारा रिकॉर्डेड है लोगों के। आप जिस भी आर्टिकल को खोलेंगे उस समय के, आपको पता चलेगा। एक समुदाय को दंगों की खुली छूट मिली हुई थी। अखिलेश एक प्रॉक्सी सीएम की तरह काम कर रहे थे और आजम खान उन्हें चलाया करता था। आप देखिए कि 2014 में मैंने आपको आंकड़े अभी दिए कि 651 होते हैं, फिर 744 और 751, इस तरह के हर साल दंगे होते थे। और अब वो दंगे कहाँ हैं? लोग तो वही है ना। फिर लोग जब वही हैं तो अचानक से अपराध में इतनी कमी कैसे आ जाती है? हमें इस बात पर सोचना होगा कि अखिलेश जब वापसी करेंगे, अगर वो वापसी करते हैं तो उत्तर प्रदेश किस तरह के गुंडा राज में जाएगा। मुलायम के समय की घटनाएं भी मैंने आपको गिनाई कुछ, जब राम भक्तों पर, कार सेवकों पर वर्दी पहनकर और जिस तरह के नृशंस हत्याएं हुई हैं, लगता नहीं है कि वर्दी में वास्तव में वही लोग थे जो वर्दी वास्तव में धारण करते हैं। जो व्यक्ति सड़क पर गिर गया, एक के सर में 7 गोलियां मारने का क्या प्रयोजन हो सकता है? क्यों कोई 7 गोलियां मारेगा? हमारे देश की कोई भी सुरक्षा एजेंसी, अर्धसैनिक बल इस तरह का काम नहीं करते। फायरिंग करनी होती है तो आप फायरिंग ये देख के नहीं करते किसको लग रहा है नहीं लग रहा है, और एक के सर में 7 गोलियां आप नहीं मारते। अगर मुलायम के समय में ऐसा मारा जाता, और मुलायम ने बाद में कहा कि वो दोबारा भी ऐसा करते। जब डैमेज कंट्रोल के, जब इस तरह के क्राउड के डिस्पर्सल के लिए अन्य तरह के आपके पास तैयारियां होती हैं, पुलिस के पास उनके निपटने के लिए आप आंसू गैस के गोले छोड़ सकते हैं, रबर बुलेट्स फायर करते हैं, आप गोलियां नहीं चलाते। और उन्होंने चलाया था क्योंकि उन्हें लगा था कि ये चलाने के बाद उन्हें वोट मिलेंगे और वो जीत जाएंगे। उन्होंने एक कम्युनिटी के कंसोलिडेशन के लिए इस तरह के काम किए थे। वही अगर उसके बाद मायावती का शासन जब आता है तो उस वक्त गुंडागर्दी इस तरह की नहीं थी। तो सेम पुलिस कैसे सुधर जाती है? वही पुलिस तो मुलायम में थी, फिर मायावती में, फिर अखिलेश में, और फिर योगी आदित्यनाथ के समय में। अचानक से हर 5 साल पे पुलिस का नेचर कैसे बदल जाता है? इसका सीधा तात्पर्य यह है कि उनको चलाने वाली सत्ता जो होती है वो उन्हें नियंत्रण करती है, वो उन्हें कंट्रोल में रखती है और वो उनसे वो सारे काम करवाती है, चाहे मजबूरी उनकी जो रहे। आप और हम हमेशा ये प्रश्न पूछ सकते हैं तो कि पुलिस वाले ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा अगर वो नहीं करेंगे तो उनके ऊपर एक डीएसपी थे ना, उनके ऊपर इतना दबाव बनाया गया था कि उन्होंने रिजाइन कर दिया और बाद में मुलायम की सरकार ने उन्हें जो है जेल में भिजवा दिया, जो 2021 में जाके या 2020 में मुझे लगता है उन्हें छोड़ा गया था। मतलब सरकार ने वो केस जो है, हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं ये गलत केस है। यूपी में काबा, ये जो डिफेंसिव आर्ग्यूमेंट हम अभी का बता रहे हैं, उससे अधिक आवश्यक ये है कि लोगों को वो दौर याद दिलाया जाए कि यूपी में क्या था। आतंकियों से माफी मांगी जाती थी। आजम खान ने, आप बताएं कि उसने कितनी प्रॉपर्टी बनाई जो अभी सारी इलीगल निकल रही है और उसको तोड़ा जा रहा है बुलडोजर से। एक आदमी के भैंस के खोने पे पूरा प्रशासन लग जाया करता था और दलितों की हत्या पर पुलिस कुछ नहीं करती थी।
उन सारे दलितों को, चाहे वो मतलब इटावा में मार दिए गए हो, मुरादाबाद का दलित कांड अगर आपको याद हो, अखिलेश के शासन में दलितों के ऊपर जो भी अपराध हुए उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी और वो टलता चला जाता था। और क्यों कार्रवाई नहीं होती थी ये मुझे और आपको पता है, क्योंकि आरोपित जो हुआ करते थे वो एक खास समुदाय से, एक खास जाति से हुआ करते थे। इसी कारण जो अभी ये बुआ और बबुआ का गठबंधन होता है, तो मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिन्होंने दलितों के नाम पे अपनी पूरी राजनीति चमकाई है और उन्हीं दलितों के ऊपर जघन्य अपराधों में पुलिस को सीधा बोला कि नहीं, हाथ पैर समेट के आप बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं करना है। और उन्हीं अपराधों के दोषी योगी के समय में सबके सब सजा पा रहे हैं। आखिर ये कैसे संभव हो जाता है कि वही पुलिस सबूत इकट्ठे कर लेती है, लोगों के बयान दर्ज कर लेती है और फिर उन सब को न्याय मिलता है जिनको न्याय मिलना चाहिए था। अखिलेश का आना औरंगजेब के दौर की वापसी होगी। लोगों के बयान सुनिए कि वो खुल्लम खुल्ला क्या बता रहे हैं। आपने एक के बाद एक वीडियो सुने होंगे जिसमें सीधा बोला जा रहा है कि भाजपा का अगर विधायक बन गया तो उसके घर से रुपया हम लूट लेंगे। खुल्लम खुल्ला बोला जा रहा है कि राम मंदिर तो बना लिया, उससे हम जल्द ही अल्लाह अकबर की आवाज लगाएंगे। ना हम भूले हैं ना हम भूलेंगे, चाहे वहाँ तुम जितना भी बड़ा भव्य मंदिर बना लो, इंशाल्लाह एक दिन वहाँ से कलिमा हक अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजेगी। खुल्लम खुल्ला बोला जा रहा है कि हमारी सरकार आने दो फिर हम हिंदुओं को बताते हैं। खुल्लम खुल्ला बोला जा रहा है कि हम एक लड़ाका कौम है और हम जो है जब हमारी सरकार आएगी तो हिंदुओं को हिंदुस्तान में सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। आप सोचिए कि ये सारे स्टेटमेंट तब हैं जब योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जब चुनाव आयोग ने प्रशासन को अपने हाथों में लिया है, जब वो चाहे तो इस तरह की रैलियों को बैन कर सकते हैं। और ये हो रहा है सिर्फ इस एंटिसिपेशन के कारण ये लोग बोल रहे हैं। और दुर्भाग्य ये भी है कि अपीजमेंट का स्तर इतना अधिक हो गया है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हम सुनते रहते हैं अलग अलग सरकारें क्या क्या करती हैं, कि इस तरह का स्टेटमेंट मौलाना तौकीर रजा हो या कोई और एक चुटभैया लड़का जो सड़क पे हेलमेट ना लगाने पे, चालान काटे जाने पे, रोके जाने पे बोलता है हम तुमको दिखाएंगे। क्या सर, क्या खाओगे भाई? वक्त बता देगा, कोई बात नहीं है। आपको क्या खाओगे? जितना बढ़ा के चालान काटना है इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज का काट लो। तो अब क्या करो, खा जाओ मुझे? वक्त बताएगा जब सरकार आएगी तो। मनमानी कर रहा हूँ ना तुम लोग। अगर सरकार आए ना फिर भी हेरा, फिर क्या होगा? ये वक्त बता देंगे, ये तो हम ही ना रहने के, या भी ना रहोगे संभल। इनका मनोबल इतना बढ़ कैसे जाता है? इनका मनोबल इसीलिए बढ़ता है क्योंकि वो जानते हैं कि फिर से 2022 में अगर सपा की सरकार आती है तो सबसे पहले कानून व्यवस्था का जो एक प्रतीक चिन्ह कह लीजिए या एक भौतिक रूप जो होता है थाना, उसी में सबसे पहले आग लगाई जाती है। सैफई में महोत्सव होता है, दलितों की बस्तियां जलाई जाती हैं। इसलिए वो जानते हैं कि वो इम्प्यूनिटी के साथ, उन्हें कोई डर नहीं, कोई भय नहीं है कि वो जो बोल रहे हैं उसका प्रभाव उनके जीवन पर क्या पड़ेगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ का आना सिर्फ विकास के लिए आना नहीं है, योगी आदित्यनाथ का आना हिंदुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। अगर योगी आदित्यनाथ नहीं आते हैं तो ये आप जितने विकास के कार्य देख रहे हैं, अखिलेश और मायावती के काल में आप देख लीजिए कितने एक्सप्रेसवे बने थे, यमुना, आगरा, इसके अलावा और क्या है उनके पास दिखाने के लिए? एक ने हाथियों की मूर्तियां बनवा दी, पार्क बनवा दिए, और दूसरे के पास सिर्फ और सिर्फ मतलब टोटी तक चुरा ले रहा है जो आदमी, और उसका व्हाइट हाउस देखे, उसमें गोल्डन एक्सेंट से बने हुई चीजें देखिए। ये लोग समाजवादी पेंशन चलाते थे और उसमें अरबों का घोटाला किया है।
तो ये सरकार किसकी सरकार थी? विकास तो कुछ हुआ नहीं। उत्तर प्रदेश जो है, एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो अखिलेश के समय में सबसे असुरक्षित राज्य माना जाता था। ठीक है, साइज बड़ा है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से भी सबसे अधिक अपराध होते थे। अभी रेप वेप के मामले में राजस्थान ने थोड़ी लीड ले रखी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि उनका न सिर्फ विकास के लिए नहीं है। जिन दलितों की ये लोग बात करते हैं, पता करें कि दलितों को योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो या मुख्यमंत्री आवास योजना हो, इन दोनों को मिला के कितनी कॉलोनीज असाइन किए हैं, कितने घर दिए हैं। एक व्यक्ति को जब घर दिया तो सिर्फ घर नहीं दिया, उसमें बिजली लगती है सौभाग्य योजना से, उसमें सिलेंडर जाता है उज्ज्वला योजना से, सर्व शिक्षा अभियान के कारण उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ सकते हैं। और हम और आप जानते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन योगी जी के राज में कितना एक स्ट्रीमलाइंड हो गया है। शिक्षकों को वेतन मिलता है, स्कूल में पढ़ाई होती है, उनका पूरा एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म है। मिड डे मील मिलता है बच्चों को। जो भी चिकित्सा संबंधी जो भी इश्यूज हुआ करते थे, उसमें आप देखिए कि किस तरह से वृद्धि हुई है, वो बेहतर हुए। यह आप जान लीजिए कि जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, तो ये जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है ना, वो भी तोड़ दिया जाएगा और राम मंदिर भी टूटेगा। और उन भीड़ों को आप या हम नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि धमकियां लगातार मिल रही हैं। और जब ऐसे समय, जब केंद्र में भाजपा की सरकार है, तब जब ऐसा स्टेटमेंट आता है कि राम मंदिर तो तुमने बनवा लिया, लेकिन याद रखना कि वहां से अल्लाह अकबर निकलेगा। इन भीड़ों को आप रोक नहीं पाएंगे अगर अखिलेश दोबारा वापस आते हैं सत्ता में। इसलिए योगी जी का बुलडोजर चलते रहना अत्यावश्यक है। माफिया के संपत्ति की बिक्री जो है आवश्यक है। जब तक इन लोगों को टारगेट नहीं किया जाएगा, तब तक हर बार जो एक दंगे की रूपरेखा रची गई थी ना जामिया में 15, 16 और 17 दिसंबर 2019 को, जिसकी परिणति शाहीन बाग में होती है और उसकी परिणति जो है दिल्ली के हिंदू विरोधी दंगों में होती है। अगर योगी जी ने जामिया में जिस तरह की भाषणबाजी हुई और उसके बाद जो आगजनी हुई, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उसी रात पर्सनली मॉनिटर करके अगर कार्रवाई नहीं की होती, तो पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा होता। यह इसी कारण संभव हो सका क्योंकि एक मुख्यमंत्री अपने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर लेता है, उसको हैंडल करता है। वैसे समय में जब पुलिस बिल्कुल नकारा साबित हो चुकी थी, क्योंकि उनको इस तरह के ऊपर से आदेश मिला करते थे। अब 10 बजे से उनकी मीटिंग होती है योगी जी के आवास पे, और पूरे राज्य में कोई भी छोटी बड़ी घटना होती है तो उसको पर्सनली मॉनिटर किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? आखिर माफिया की संपत्ति की बिक्री क्यों आवश्यक है? दंगाइयों द्वारा जब वो आग लगाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करते हैं, उनके पोस्टर लगा के उनसे पैसे वसूलना क्यों आवश्यक है? आवश्यक इसलिए है क्योंकि जब तक आप प्रदेश को सुरक्षित नहीं बनाएंगे तो समृद्धि नहीं आएगी। बिहार का आप देख लीजिए ना क्या हाल है। 15 साल लालू के, 15 साल नीतीश के, और बिहार अभी भी वैसा ही वाहियात और टट्टी राज्य है जैसा कि पहले हुआ करता था। 2-4 मतलब इस तरह की योजनाएं बेकार की चला दी गई कि जो है शराबबंदी हम कर रहे हो। शराब हर घर में मिल रहा है, आप फोन कीजिए, आपके घर में पहुंचा देगा शराब। खैर, बिहार वाला प्रकरण बिल्कुल ही अलग। मैं बता रहा हूं कि जब तक आप इन्वेस्टमेंट के लिए वातावरण तैयार नहीं करेंगे, तब तक कोई आपके यहां $बिलियन की फैक्ट्रीज लगाने नहीं आएगा। योगी जी ने यह सुनिश्चित किया कि माफिया यहां पे सरवाइव नहीं कर सकता है, तब जाके शाओमी हो या सैमसंग हो, इन लोगों ने कोरोना के दौर में भी यहां पे इन्वेस्टमेंट किए। इसीलिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। इस तरह के स्टेटमेंट जो आ रहे हैं, जो आपको धमकाते हैं, आपके घरों में घुसने की बातें करते हैं,
और आपको अपने मकानों पे यह मकान बिकाऊ है लिखने पे विवश करते हैं। इनको रोकने के लिए आप सही व्यक्ति को चुनिए, वरना स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी कि वास्तव में जब तौकीर रजा कहता है कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में छुपने की जगह नहीं मिलेगी, वही होगा अगर उत्तर प्रदेश योगी जी के हाथ से या भाजपा के हाथ से चला जाता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।